तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटनाचक्र ज्योग्राफी का क्लास नंबर 7 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग भारत का जो भौतिक प्रदेश है इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में आपको बतलाया गया था कि जो भारत का भौतिक प्रदेश है इसको टोटल 6 भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, जिसका हम लोग थ्योरी क्लास पिछले 2 क्लास में कर लिए थे। आज इससे संबंधित जो भी है हम लोग मतलब कि एमसीक्यू दिया हुआ घटनाचक्र बुक में, इनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग भारत का जो है वो भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि ये सेक्शन 2, और इसमें से भी हम लोग जो है वो ए नंबर हम लोग पढ़ चुके थे, यानी कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश इसके बारे में पढ़ चुके थे। और ये जो सेकेंड नंबर है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इन दोनों को मिलाकर हम लोग पढ़े थे। तो आज हम लोग इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू है उनको सॉल्व करते हैं। एक बार हम लोग इसमें जो घटनाचक्र में थ्योरी दिया हुआ उनको पढ़ लेते हैं, उनके बाद इसका जो भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। तो भौतिक विभाजन, जिसमें हम लोग सबसे पहले भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है कि पूरा चुंबक तत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। तो एक पूरा चुंबक तत्व एक स्टडी किया जाता है, और यानी इसको बोलते हैं पैलियोमैग्नेटिज्म। और इसमें जो है वो चट्टान यानी कि रॉक्स, जो अवसाद है, डिपोजिशन है, इनके निर्माण के समय जो संरक्षित गुणों का जो है ये अध्ययन करता है ना। विज्ञान की वह शाखा प्राचीन भूविज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में से सहायक होती है। तो विज्ञान की ये जो शाखा है यानी कि पूरा चुंबक तत्व की जो अध्ययन है, ये आपका प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं का ये स्टडी करने में ये सहायता करती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबक तत्व के माध्यम से किया जा सकता है। अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कॉन्टिनेंटल जो है आपका डिस्प्लेसमेंट जो सिद्धांत है, थ्योरी है, इसके अनुसार तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी पूरा चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना स्थल लैंड का भाग है। तो जब हम लोग जानते हैं कि प्राचीन समय में जो अगर हम लोग प्राचीन समय में देखें तो ये मान के एक पृथ्वी है आपका, तो पृथ्वी में एक संपूर्ण भूभाग में जो है वो आपका मतलब सारे जितने भी महाद्वीप अलग अलग दिख रहे हैं, सारे महाद्वीप एक हुआ करते थे, इनको कहा जाता था पेंजिया। और सारे जो महासागर है वो एक हुआ करते थे, उनको कहते हैं पैंथालासा। ये जो पेंजिया है, पेंजिया का भी 2 भाग है, ठीक है ना। पेंजिया जो था इसका भी 2 भाग था, ठीक है। ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंगारा लैंड, जबकि नीचे वाले भाग को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। और भारत जो था वो आपका गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था, तो वो यही यहाँ पे बताया जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थलपिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिका के क्षेत्र शामिल थे। तो ये जितने भी महाद्वीप दिख रहे हैं वो सभी कहीं ना कहीं आपके गोंडवाना लैंड के ही भाग हुआ करते थे। बाकी ऊपर में आपका रसिया हो गया, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, और ये सब जितना है मतलब कि उत्तरी अमेरिका हो गया, ये सभी जो है वो आपका अंगारा लैंड का ही भाग हुआ करते थे, ठीक है ना। आगे देखिए, मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को जो है वो अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, और इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से गोंडवाना भूमि से अलग हो गया। तो जब संवहनीय धाराओं के द्वारा इतने बड़े गोंडवाना लैंड को भी विभाजित किया गया अलग अलग टुकड़े में, तो ऐसे में जो है इंडियन प्लेट वो भी गोंडवाना लैंड से अलग हो गया, ठीक है। आगे देखिए, इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगा, और उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। तो भारतीय प्लेट जब गोंडवाना लैंड से अलग हुआ तो वो उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगा, उत्तर की ओर आगे बढ़ने लगा, और ऐसे बढ़ने के क्रम में अपने से भी विशाल एक प्लेट था यूरेशियन प्लेट, तो भारतीय प्लेट जो है वो जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराता है। और इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों यानी कि भारतीय प्लेट और आपका यूरेशियन प्लेट के बीच एक तैतीस सागर हुआ करता था, और उस तैतीस सागर के अवसाद जो है वो वलित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुई। कहने का अर्थ क्या बोला जा रहा है, देखिए ये आपका एक तरह से समझिए कि ये आपका इंडियन प्लेट था, ये आपका यूरेशियन प्लेट था, ये आगे की ओर बढ़ रही थी। यहाँ पे पहले आपका 33 सागर हुआ करता था, 33 सागर में बहुत सारा अवसाद होते थे।
तो ये जब दोनों का कन्वर्जेंस हुआ ना, विस्तरण हुआ ना, तो ऐसे में जो यहाँ पे जो अवसाद है वो अवसादी चट्टान जो है वो वलित होकर हिमालय पर्वत तथा पश्चिम एशिया की प्रमुख जो है पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हुए। इन दोनों के टकराने से ही जो है आपका हिमालय का निर्माण हुआ। आगे देखिए, हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला का एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। हिमालय का जितना पूरा जो पर्वत श्रृंखला वो हमेशा दिखाता है कि नया नया बना हुआ वलित पर्वत है और ये युवा है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएँ भी पाए जाते हैं, मतलब कि बहुत गहराई तक मतलब कि देखने को मिलते हैं गुफा टाइप में, ठीक है ना। और यहाँ पे हिमालय में जो है वो ऊंचे ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ और तेज बहने वाली नदियाँ दिखाई देती है, और पाताल तोड़ कुएँ भी दिखने को मिलते हैं इसके तराई वाले क्षेत्रों में। इसके बाद देखिए, तेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी यानी कि बेसिन का निर्माण हुआ। तो अभी बताया कि तेथिस सागर जो था, तो तेथिस सागर में जो जमा अवसाद है वो ऊपर उठ गया तथा प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी किनारा है वो धंसने के कारण एक बृहद यानी कि द्रोणी का निर्माण हुआ। कहने का अर्थ क्या है, देखिए तेथिस सागर तो उठ गया भैया, यहाँ पे जो तेथिस सागर था तेथिस सागर उठ गया, और आपका जो प्रायद्वीपीय पठार था वो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो उसका उत्तरी किनारा जो है वो नीचे की ओर धंस गया, और धंसने के बाद ये क्या बना दिया, तो ये एक बेसिन यानी कि द्रोणी का निर्माण करता है। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण एक बृहद बेसिन यानी कि द्रोणी का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादों निक्षेपों से धीरे धीरे लगभग बनने लगा। तो कहने का अर्थ क्या है, हम लोग बात करते हैं जैसे कि इंडियन प्लेट में आपका प्रायद्वीपीय पठार था, तो प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी किनारा है वहाँ से टकराया था, मतलब सबसे पहली बार जो है तेथिस सागर वाला, तो तेथिस सागर तो उसका जो अवसाद है वो वलित पर्वत के रूप में ऊपर उठ गया, जबकि वहाँ जहाँ पे टकराया था वहाँ पे गहराई के रूप में गॉर्ज बन गया था, बेसिन बन गया था। बाद में हिमालय से बहने वाली जो जितनी भी नदियाँ हैं वो नदियाँ अपने साथ अवसाद वगैरह लाती थी, तो इसी अवसादों से ये नदियाँ अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा भर चुकी है, ठीक है ना। आगे देखिए, बहने वाली नदियों अवसादों के रूप में अवसादी निक्षेपों से ये धीरे धीरे थोड़ा बहुत भर गया है। इस प्रकार के जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत भूभाग जो है वो भारत के उत्तरी मैदान के रूप में जो है वो विकसित हुआ है। अच्छा, अब हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये जो भारत का जो उत्तरी मैदान है, यहाँ पे मैप दिया हुआ देखिए, इस वाले भाग में तो आपका पूरा पर्वत श्रृंखला बन गया, जबकि इस वाले जो भाग है, इस वाले भाग में जो नदी बेसिन बना था, जो गहरा गॉर्ज बन गया था, इस गॉर्ज को हिमालय के द्वारा जो नदियाँ बहती थी तो अपने साथ जो लाई गई अवसादों से भरती गई धीरे धीरे, फिर यहाँ पे एक विशाल मैदान का निर्माण हो जाता है, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो विशाल मैदान का निर्माण भी कैसे होगा, तो हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा ही इसका निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखिए, भूगर्भिक रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो भूगर्भिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय पठार जो है वो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, पृथ्वी की सतह का, यानी कि भारत का सबसे प्राचीनतम भाग प्रायद्वीपीय पठार ही है, यानी कि पेनिनसुलर इंडिया ही है, ठीक है ना, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। जैसे हम लोग बात करते हैं भारत का सबसे सर्वाधिक जो है अस्थिर भाग, जैसे हम लोग बात करते हैं कि हिमालय के बारे में बोलते हैं कि हिमालय जो है भूगर्भिक दृष्टिकोण से एक अस्थिर भूखंड है, यानी कि अनस्टेबल फिजिकल रीजन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भूकंप वगैरह आते रहता है, जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो आपका स्थिर भूभाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय और उपांतीय शैलों वाली कम ऊंचाइयों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। तो जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है वो आपका पहाड़ी भी प्रायद्वीपीय पठार में देखने को मिलता है, घाटी भी मिलता है, लेकिन ये कम ऊंचाई वाला मिलता है, ठीक है ना। आगे देखिए, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिस्तरीय यानी कि आउटलायर है। तो मेघालय पठार भी कहीं ना कहीं वो प्रायद्वीपीय पठार का ही है, बाहरी भाग। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय पठार से मालदा गैप के द्वारा अलग हो गया है। तो पहले जो मेघालय का पठार था ना वो भारतीय पठार का यानी कि प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग हुआ करता था, लेकिन बाद में फिर ये क्या हो गया कि जो है वो मतलब कि मालदा गैप एक आया था, मालदा गैप। यहाँ के देखिए, मान लीजिए ना ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है और ये आपका जो है वो मेघालय का पठार है, बीच में आपका मालदा गैप है। मालदा गैप के द्वारा इन लोगों को सेपरेट यानी कि अलग कर दिया गया है। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण जो है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन से हुआ है।
तो भारत के पश्चिमी तट का जो निर्माण है वो आपका भूमि के उत्थान और निर्गमन के कारण हुआ है। भारत की बहुत भूमि अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, सही बात है। इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक जो है प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। 4 नहीं बल्कि 5 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, लेकिन आप यहाँ पे 4 दिया हो तो क्या कीजिएगा। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तट एवं द्वीप। इसमें थार मरुस्थल को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है ना। इसलिए इसको हम लोग आगे की ओर देखेंगे। इसमें आगे देखिए, हम लोग थ्योरी क्लास में पढ़े थे उसमें जाने थे 6 गो में। अच्छा, यहाँ पे बताया गया है इसके अतिरिक्त भारत को शैलक्रम, उच्चावच और विवर्तनिकी प्रक्रमों के आधार पर 6 भूआकृति प्रदेशों में विभाजित किया गया है। मेनली तो इसको बांटा गया 4 गो तरह में, लेकिन इसको 6 गो उप विभागों में उप भौतिक जो है भूआकृति प्रदेशों में बांटा गया है। मेनली तो 4 हुआ, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 6 हुआ है। अगर हम लोग ये देखिए मैप के माध्यम से आपको समझ में आएगा बेहतर तरीके से। ये वाला जो रीजन है यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे आपका ये है आपका काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है आपका जास्कर और ये है आपका कैलाश। इसके अलावा देखिएगा तो यहीं पे जो है वो आपका एक और पर्वत श्रृंखला है जो ये इस तरह से आ रही है, इसको बोलते हैं महान हिमालय, ठीक है। एक और यहाँ पे आ रही है मध्य हिमालय, ये इसे टुकड़े टुकड़े में करके आ रही है। एक और आ रही है इसे शिवालिक है ये आपका, इसको बोलते हैं ऑटर हिमालय। उसके बाद यहाँ पे आपका पूर्वांचल हिमालय, इस तरह करके है, ठीक है ना। तो ये जो अभी हम बताए हैं ये सभी आपका क्या है, तो ये सभी जो है आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, ठीक है ना। और ये वाला है इलाका आपका उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है। ये आपका पूर्वोत्तर हिमालय वाला है जो 4 गो है यहाँ पे आपका। इसके बाद देखिएगा ये पहला नंबर हो गया उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, और इधर ये पूर्वोत्तर हिमालय, दोनों को मिलाकर पहला विभाजन हो गया। दूसरा है आपका सिंदूर गंगा का मैदान जिसको हम बोलते हैं उत्तरी विशाल मैदान। तीसरा मान लीजिए थार मरुस्थल, है ना। चौथा मान लीजिए आप ये दक्कन, ये क्या बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया, एक आपका मध्य उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार, यहाँ तक याद रखिएगा। फिर ये वाला आपका रीजन जो है वो आपका इसको बोलते हैं, ये है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तटीय मैदानी प्रदेश, जिसको पूर्वी घाट में और पश्चिमी घाट में डिवाइड किया गया है, ठीक ना, ये याद रखना है। उसके बाद आपका 2 द्वीप समूह है, द्वीप समूह आइसलैंड जो कि आपका लक्षद्वीप है, और एक आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस तरह करके टोटल 6 गो में इसको विभाजित किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए 6 कौन कौन है, उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, है ना, यह पर्वतीय प्रदेश बोलिए। सेकेंड है उत्तरी विशाल मैदान, थर्ड है भारतीय मरुस्थल, चौथा है प्रायद्वीपीय पठार, पांचवा है तटीय मैदान, छठा है द्वीप समूह। ये टोटल 6 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। इस वाले पॉइंट को आप एकदम हमेशा कंटेस्ट करके रखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और भी पॉइंट बताया गया, इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं। धारवार क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। हम लोग पिछले क्लास में हम लोग जानते भी है कि सबसे पहले बना आपका आर्कियन क्रम की चट्टान। आर्कियन क्रम की चट्टानों का जब अवसादों का जब निक्षेपण हुआ मतलब नदी घाटियों में, तो आपका बनता है धारवाड़ क्रम की चट्टान। फिर धारवाड़ से ये बनता है आपका मतलब आर्कियन से धारवाड़, धारवाड़ से कुडप्पा, कुडप्पा से बिंदियन, इस तरह करके ये सीरीज बना हुआ है, ठीक है ना, ऐसे याद रखिएगा इसको। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ है। ये शिलाएँ अत्यधिक धात्विक है, इनमें लोहा, सोना, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि जो है खनिज प्राप्त होते हैं। देखिए आर्कियन क्रम में आपका जो है ना खनिज संपदा नहीं मिलेगा, लेकिन आपका जो धारवाड़ क्रम है ना इसमें ये खनिज संपदा से लैस है, बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद धारवाड़ क्रम के बाद आइए कुडप्पा चट्टान में। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण है धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। सिंपल सी बात है, पहले आर्कियन बना, आर्कियन से धारवाड़ बना, धारवाड़ से कुडप्पा बना है, और कुडप्पा से फिर विंध्यन बनता है। ये चीज़ याद रखिएगा। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है, और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इनमें चूने पत्थर है, यानी कि विंध्यन क्रम की चट्टानों में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, वर्ण मिट्टी यानी क्लेई मिट्टी, ये सभी देखने को मिलेगा। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय के बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, पहले आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान से धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान से कुडप्पा क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान से विंध्यन क्रम की चट्टान, और विंध्यन क्रम की चट्टानों के बाद में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है।
भारत का अधिकांश कोयला जो है वो आपका गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होते हैं और इस क्षेत्र का जो है कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ पे सर्वाधिक जो है बिटुमिनस कोयला की प्राप्ति होती है, इसमें सल्फर की मात्रा जो है न्यून होती है। अब देखिए बिटुमिनस कोयला में हम लोग जानते हैं कोल वास्तविक क्यों बनता है, तो जो आपका बिटुमिनस मतलब ये हम लोग भारत में जो है बिटुमिनस कोयला ज़्यादा मिलता है और बिटुमिनस कोयला में जो सल्फर की मात्रा न्यून होती है ज़्यादा होती है तो कम होती है, और कोई कोयला में सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए सल्फर की मात्रा को हटाने के लिए उसको धोया जाता है, यानी कि उसको वॉश किया जाता है। इसलिए आप देखिएगा कोल वाशरी भी बहुत ज़्यादा जगह में देखने को मिलेगा। तो ये था हम लोग का थ्योरी, इसमें जो भी दिया हुआ था। सो अब हम लोग इससे संबंधित जो भी MCQ उनको सॉल्व करते हैं, ठीक ना। तो आज का हमारा जो है पहला नंबर क्वेश्चन कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका था। किधर सरका था, तो हम सभी को पता है ये आपका उत्तर की ओर सरका था। कैसे, उसको हम लोग देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप। ये आपका IAS प्रीलिम्स 1995 में और UPPCS प्रीलिम्स 1998 में पूछा गया था। इसमें क्या है वो देख लीजिए। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग था। बिल्कुल सही बात है। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत का ही जो है स्थल पिंड के रूप में आपस में सभी लोग जुड़े हुए थे, ठीक है ना। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के जो विशाल भूभाग का जो है विखंडन होता है आपका संवहनीय तरंगों के द्वारा या धाराओं के द्वारा, जिसमें भारतीय स्थल जो है वो पिंड उससे भी अलग हो जाता है और भारतीय स्थल पिंड जो है वो उत्तर की ओर प्रवाहित होता है और धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ते बढ़ते क्या होता है, ये अपने से विशाल जो है प्लेट यूरेशियन प्लेट से जाके टकराता है और जहाँ पे 33 सागर होता है वहाँ पे 33 सागर का जो अवसाद है, अवसाद जो है उन लोग का वलित हो जाता है और उन लोग का मतलब वलित पर्वत के रूप में हिमालय बन जाता है। ये याद रखिएगा, ठीक है ना, बस इतना ही याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गोंडवाना लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कैसे इसको कहा गया वो देख लीजिए। प्राचीन समय में ये भारत था, मतलब ये पूरा पृथ्वी था, बीच में एक आपका था ये पेंजिया था और इधर इधर जो था आपका ये पैंथलासा था। पेंजिया का भी 2 भाग था। अब मान लीजिए ये आपका पेंजिया है, क्या है, ये आपका पेंजिया है, ठीक है। तो पेंजिया का भी जो है वो 2 भाग है। ऊपर वाले भाग को बोला जाता है अंगारा लैंड, जबकि नीचे वाले भाग को बोला जाता है गोंडवाना लैंड। और भारत जो था वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। बस इतना पॉइंट इसमें याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो अगर आप देखिएगा तो ये ऑफिशियली 4 किया गया है। फिर इस 4 को जो है वो टोटल 6 उपविभाजों में जो है विभाजित किया गया है। तो ऑफिशियल याद रखिएगा 4, कितना, तो 4। और ये आपका राजस्थान PCS में पूछा गया था, RS में 1996 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, टोटल ये 4 है मेन, लेकिन इसको 4 को फिर से 6 गो भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। ये वाला याद रखिएगा। इसका एक्सपेंशन देखिए। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जो कि कौन कौन है, तो वो है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, वो है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र पहला, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार और चौथा है तट एवं द्वीप, ठीक है ना। और भारत को जो है फिर बाद में 6 गो उप भौतिक भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है NCERT के अनुसार। अगर ऐसे देखिएगा तो पहले 4 गो ही था, लेकिन 4 गो ही को फिर NCERT के द्वारा 6 गो जो है वो भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया उप भौतिक के रूप में। ये देखिए आपका उत्तराखंड PCS के बारे में पूछा गया था यहाँ पे, और उत्तराखंड PCS में पूछा गया था। बेसिकली ये उत्तराखंड के बारे में नाम लिख के पूछा गया, लेकिन ये आपका हिमालय के ऊपर भी लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएँ पाए जाते हैं, भाबर में, शिवालिक पहाड़ी में, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, या फिर तराई में। तो हम सभी को पता है कि ये तराई क्षेत्र में जो है, हिमालय के तराई क्षेत्र में जो है आपका क्या मिलता है, तो पताल तोड़ कुएँ मिलते हैं। और ये आपका उत्तराखंड PCS के द्वारा भी पूछा गया था, ठीक है ना। तो बताया गया यहाँ पे कि हिमालय जो है वो युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, ठीक है ना। हिमालय में ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियां हैं, तेज बहने वाली नदियां हैं, और साथ ही साथ हिमालय के जो तराई क्षेत्र है यहाँ पे पताल तोड़ कुएँ भी पाए जाते हैं। तो ये वाला भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा ये एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि 33 सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे धंसने के कारण एक बेहद द्रोणी का भी निर्माण होता है। द्रोणी भी बनता है, पताल तोड़ कुएँ बनते हैं, ये भी याद रखिए। पताल तोड़ कुएँ जो है वो आपका तराई वाले क्षेत्र में मिलते हैं। तो ये आपका उत्तराखंड में भी लागू होता है और ये आपका पूरे हिमालय में भी लागू होता है, ठीक है ना। उत्तराखंड PCS 2006 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था मेंस में।
इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह का जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कुएं में मनुष्य को धरातली सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है, बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इतना के लिए ये मत याद रखिएगा, इतना कन्फ्यूजन बहुत है, तो इतना याद रखिएगा कि जो आपका पाताल तोड़ कुएं हैं वो आपका भारत के तराई वाले क्षेत्र में ही देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारत के भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, थिंकिंग करना है। पहला ऑप्शन है आपका संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही भाग था, तो सही बात है। पहले मेघालय का पठार जो है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है, फिर बाद में ये मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। फिर देखिए कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। आगे देखिए ये 2005 में पूछा गया था बीपीएससी में। आगे देखिए गंगा मैदान की रचना एक अग्रवृत्त में हुई है, अग्रगर्त में हुई है। और चौथा ऑप्शन है कि हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय विस्तरण के कारण हुआ है। भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट, ये हम लोग 3 नंबर, मतलब ये 3 नंबर ऐसा नहीं था, ये आपका इंडियन प्लेट था, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था, यहाँ पे 33 आ गया था, तो अभिसरण से इन लोग दोनों का अभिसरण से हुआ है। ये 4 नंबर जो गलत हो जाएगा। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त है, तो ये भी मान सकते हैं कि हिमालय से आने वाली नदियों के द्वारा जो है विशाल गंगा मैदान का निर्माण होता है। जो हम लोग बोले ना अभी कि क्या बोले थे, हम लोग बताए थे कि जो है आपका जो है 33 सागर का जो अवसाद है उसका जो है 33 सागर ऊपर उठने के कारण मतलब एक जो है वलित पर्वत का निर्माण हो जाता है, हिमालय का निर्माण हो गया 33 सागर का। 33 सागर का जो अवसाद है वो बन गया हिमालय पर्वत। उसके बाद जो है आप देखिएगा कि जहाँ पे आपका प्रायद्वीपीय पठार है उसका जो उत्तरी किनारा है और उधर से जो यूरेशियन प्लेट टकराया था, तो अवसाद तो ऊपर उठ गया, बाकी बाद अवसाद के किनारे जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार का जो किनारा है, उत्तरी किनारा, यहाँ पे गहरा गौज बन गया, बेसिन बन गया, गड्ढा बन गया था। और इस गड्ढे को फिर जो है हिमालय पर्वत के द्वारा जो मतलब हिमालय पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली जो नदियां हैं, नदियों के अवसादों से इसको भरा गया है। भरते 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 धीरे धीरे ये उत्तर का विशाल मैदान बन गया है। तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर ए भी सही था आपका। ऑप्शन नंबर 2 जो है कि कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति हुई, ये भी सही है। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो 1 और 2 और 3 जो है वो सही था आपका। देखिए यहाँ बताया गया है कि मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार की बहिर्सारीय यानी कि आउटलायर है और यह एक समतल भूमि है जो कि भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय से जो है वो प्रायद्वीप से मालदा गैप के द्वारा पृथक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 1 जो है वो सही है। दूसरा देखिए कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में ही हुई है, तो जब जब आपका हिमालय का निर्माण हुआ उसी के बीच में आपका कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। आगे देखिए स्वेज के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई है जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रदूत यानी कि 4 डीप पैदा हो गया। यह अग्रदूत एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह गर्त जो है मतलब कि धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी विशाल मैदान को जो है हम लोग उत्तरी विशाल मैदान के रूप में जानते हैं, यानी कि ये भी सही है आपका। तो अग्रगर्त हम लोग कहते हैं ना कि जब जो बताए अभी आपको हम कि जो है 33 सागर हिमालय के रूप में ऊपर उठ गया और उसके बाद जो है आपका प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तरी किनारा है वहाँ पे आपका एक गर्त बन जाता है, अग्रगर्त, वहाँ पे मतलब एक द्रोणी बन जाता है, बेसिन बन जाता है बहुत बड़ा सा। बाद में इसी को जो उत्तर की ओर से आने वाली जो नदियाँ थी, इनको नदियों के द्वारा अवसादों के द्वारा इनको भरा गया, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए इसको। तो जो है वो भी कैसे हुआ था वो हम लोग देखें कि आपका विशाल मैदान का निर्माण कैसे, वो भी जान गए। आगे देखिए हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और जो है यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीन प्लेट का इसमें कोई भी सिद्धांत नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आप मतलब ये आपका 4 वो गलत हो जाता है। अब देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है कौन गलत है, वो देखिए आपका कि भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, यानी कि भूगर्भीय इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वो भारत की सबसे प्राचीनतम भाग है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये भी सही है। कौन गलत है उसको देखना है, तो ए और बी तो सही है।
आगे देखिए, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के कारण हुआ है, बिल्कुल गलत बात है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार मिलता है, ये भी हम लोग जानते हैं। सबसे पहले बना आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान से बना धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान से बना कुडप्पा क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टान से बना विंध्यन क्रम की चट्टान, विंध्यन क्रम की चट्टान के बाद बनता है गोंडवाना क्रम की चट्टान। और भारत में जितने भी कोयला मिलता है वो आपका विंध्यन ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों में मिलता है। कोयला आपका 4 तरह से मिलता है, एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला। भारत में जितने भी कोयले मिलते हैं अधिकांश जो है वो आपका बिटुमिनस कोयला मिलते हैं। इसको और भी हम लोग बांटते हैं, हाई ग्रेड बिटुमिनस, लो ग्रेड बिटुमिनस, इस सभी हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला में जो है बिटुमिनस कोयला में आपका सिलिका की मात्रा कम होती है, ज़्यादा होती है, इसको आप कमेंट में बताइएगा। आगे देखिए, इसके बारे में बताया गया है, एक्सप्लेनेशन देखिए कि भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया के द्वारा नहीं बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ है, तो आपका जो है भूमि उठने के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना सेलों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों में से एक है और भौमिकीय दृष्टि से देखा जाए तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये हम सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बताना है इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको, और यहाँ पे काल दिया गया है और ये काल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इस काल को आपको पता नहीं होगा, ये आपका IAS 1997 में पूछा गया था मतलब, तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। डक्कन ट्रैप जो है भैया, तो डक्कन ट्रैप का उत्पत्ति कब होता है, तो क्रीटेशियस काल के अंतिम चरण में होता है। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति कब होता है, तो सेनोजोइक यानी कि उत्तर नूतन काल में होता है। अरावली पर्वत की उत्पत्ति जो है वो प्री कैम्ब्रियन का युग में होता है। वहीं अगर हम लोग देखें तो जो आपका नर्मदा ताप्ती जो जलोढ़ निक्षेप है, इसका भी जो निर्माण है वो आपका अत्यंत नूतन काल में होता है। तो उत्तर नूतन काल में है यानी कि सेनोजोइक काल में पश्चिमी घाट, जबकि अत्यंत नूतन काल में नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप बनता है। और डक्कन ट्रैप जो है क्रीटेशियस काल में बनता है। ये सब अगर आपको पॉइंट याद आता है तो ठीक है, नहीं भी याद है देखो तो कोई बात नहीं, GPSC नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 बोल रहा है कि केरल का कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। तो केरल में एक प्लेस है जिसका नाम है कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु, ये क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में बताया जाना है। तो मीठे पानी का झील नहीं, यह प्रवाल द्वीप के लिए ये भी नहीं, भारत के पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए ये भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का एक न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो केरल का एक कुट्टानाड यानी कि जिसको कुट्टानाडु भी कहते हैं, ये भारत का जो है वो भारत का जो है न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। क्या है, तो ये भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र यानी कि ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसका हम लोग देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन कि केरल का जो है कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो कुट्टानाड जो है वो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। समुद्र तल से नीचे अपनी खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये ना मतलब इतना कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, समुद्र तल से नीचे भी ये अपना खेती करने के तरीकों कैसे ये खेती करता है उसके लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। इसको केरल का क्या कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है, सतत कृषि के लिए मत्स्य पालन के लिए भी। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली यानी कि GIAHS ये घोषित किया गया है। तो कुट्टानाड के लिए याद रखिएगा, कुट्टानाड जो है वो भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और ये अपने खेती करने के तरीकों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पे सतत कृषि और मत्स्य पालन भी होता है और इसको केरल का जो है वो धान का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। और इसको FAO के द्वारा जो है वो यहाँ पे खेती करने का जो तरीका है इसको वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में भी इसको शामिल किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। तो हम सभी को पता है सिंधु क्षेत्र या गंगा क्षेत्र या फिर मध्य भारत क्षेत्र या फिर असम क्षेत्र। तो हम लोग जानते हैं सिंधु क्षेत्र यही जो है आपका मरुस्थल बनाता है, मरुस्थल बनाता नहीं मतलब इसी क्षेत्र में हम लोग जानते हैं ना कि ये मान लीजिए आप ये तिब्बत का मानसरोवर झील है, यहाँ से आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, यहाँ से आपका जो है एक सानो ख्यावाब हिमनद से ये आपका सिंधु नदी निकल रही है, सिंधु नदी निकलती है पाकिस्तान की तरफ जाती है और ये भारत में जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि थार मरुस्थल का निर्माण करती है। तो बस यही याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर A इसका जो है वो सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। भारत के राजस्थान राज्य और पाकिस्तान में ये स्थित है। तो थार मरुस्थल भारत का
राजस्थान में है और पाकिस्तान में ये लोकेटेड है। लगभग ये इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु नदी के द्वारा ये सिंचित क्षेत्र है। तो ये बस इतना याद रखिएगा कि थार मरुस्थल जो है सिंधु नदी के द्वारा ये सिंचित होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जो आपका बीपीएससी 2019 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय संरचना वाला नहीं है। और ये आपका बीपीएससी पूछा गया था और ये बिहार स्पेशल था ये, इसलिए इसका आप इसको स्किप कर सकते हैं। मुंगेर, जमुई, रोहतास, नवादा, इन सब में किसको याद कीजिएगा भाई, और ये बीपीएससी पूछा था, इसको हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में जो है नवीनतम है। तो हम सभी को पता है गोंडवाना सबसे पहले बना आपका आर्कियन से बनता है धारवाड़ से कुडप्पा से विंध्यन के बाद गोंडवाना सबसे नवीनतम है। इसका हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण एवं भ्रंशन से होता है, और ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, यानी कि धारवाड़ क्रम बहुत धात्विक है भैया, बहुत इसमें धातु खनिज मिलेगा, जबकि आगरे में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अगर हम धारवाड़ की बात करें तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में जो है वो आपका लोहा, सोना, मैग्नीज, अब्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, तांबा ये सभी मिलता है, शीशा भी मिलता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है वो आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद होता है, और विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण जो है कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद होता है। विंध्यन क्रम में क्या क्या मिलेगा वो देख लीजिए, चूना पत्थर मिलेगा, बलुआ पत्थर मिलेगा, चीनी मिट्टी मिलेगा, वर्ण मिट्टी मिलेगा, यानी क्ले मिट्टी मिलेगी, इस सब के बारे में याद रखिएगा। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय के बाद जो है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण होता है, और भारत का अधिकांश जो है कोयला जो है वो आपका गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला जो है उच्च श्रेणी का होता है, यहाँ पर सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होता है, इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। फिर देखिए यहाँ पे ये छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स में पूछा गया था, 2001 में पूछा गया था, 2021 में मतलब, और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटाइए आप। इसका डायरेक्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि दिक्कत ना हो। भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, प्राणिक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है भारतीय भूगर्भिक समय मापक TS हॉलैंड के द्वारा। ये सब हटाइए, ये सब बहुत माथापेची है, ये सब जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, गंगा के मैदान को फिल द ब्लैंक्स के रूप में हम लोग जो है वो वर्णित करते हैं। एक हम लोग इसको पेनिपिलिन के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी नहीं, पेनिपिलिन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जियोसिंक्लाइन। अच्छा, हम लोग जियोसिंक्लाइन जानते हैं ना, भूसन्नति, तो भूसन्नति के रूप में गंगा के मैदान को हम लोग ये करते हैं। ये आपका 67वां बीपीएससी 2022 से पूछा गया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, गंगा के मैदान जो है इसको जियोसिंक्लाइन यानी कि भू अभिनति या फिर भूसन्नति गर्त के रूप में वर्णित किया गया है, और इसका जो निर्माण है मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमाला निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में होता है। गंगा का मैदान इतना जान लीजिए कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, नदियों के जो है मतलब नदियों के जो क्या बोलते हैं उसको, नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के कारण ही इसका निर्माण होता है। इस वाले पॉइंट को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तो इस क्लास को हम लोग समझ गए हैं। आज हम लोग जो है वो आपका भारत का जो है भौतिक विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्लास घटना चक्र के अनुसार, इसका थ्योरी क्लास हम लोग पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जो आपका उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी जो पर्वतीय प्रदेश है जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं, आपका उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में हम लोग जो हिमालय के बारे में पढ़े थे, इन सभी के बारे में हम लोग देखे। तो सब्जेक्टिव तो हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग जो है भारत के प्राकृतिक प्रदेश, इसके बारे में जो घटना चक्र में क्वेश्चन दिया हुआ है, इन सभी क्वेश्चन को लगाया, जो थ्योरी दिया हुआ है थोड़ा बहुत, उस थ्योरी को भी हम लोग पढ़े हैं। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। कल की क्लास में हम लोग जो है उत्तरी जो है मतलब हिमालय पर्वत में जितना भी देखते हैं, उत्तरी एवं जो उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है जिसके अंतर्गत हम लोग शामिल करते हैं ना, किन किन को शामिल करते हैं, तो जैसे ट्रांस हिमालय जिसको पार हिमालय कहते हैं, इसके अंतर्गत 4 श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कैलाश श्रेणी। उसके बाद महान हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, मध्य हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, बाहरी हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, पूर्वांचल हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सभी बारे में तो हम लोग थ्योरी में पढ़ ही चुके हैं। इस बुक के अनुसार भी थोड़ा थोड़ा देख लेंगे, और उसके बाद इससे संबंधित जितना भी MCQ है उनको भी हम लोग सॉल्व करके फिर आगे की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।